बंद करेंगे सब। और मेरे को पता है आप याद करके आए हो रूम से, अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, पता है ना आपको। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड बताएंगे। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में वुंड कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताएंगे। कंटामिनेटेड, इन्फेक्टेड और क्लीन वुंड। क्लीन वुंड, ऐसा कौन सा वुंड है जिसके अंदर इन्फेक्शन नहीं पाया जाता? क्लीन वुंड। ओपन वुंड को डिफाइन करेंगे, खुला घाव। आराम से। ओपन वुंड को डिफाइन करेंगे, डिफाइन। क्या कहलाएगा? ओपन वुंड। एक्चुअल लॉस ऑफ टिश्यू ऊतकों का वास्तविक रूप से नुकसान कौन से प्रकार के घाव में होता है? वास्तविक रूप से नुकसान कौन से प्रकार के घाव में होता है? एवल्जन वुंड के अंदर। किसी ठोस सतह पर रगड़ लगने के कारण कौन से प्रकार के घाव बनते हैं? सींग के खोल को उतर जाना कौन से प्रकार का घाव है? एवल्जन। एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड किस में होता है? एक बोल लो दोनों में से, किसके अंदर होता है? एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड किस में होता है? परफोरेटिंग वुंड के अंदर। किसके अंदर? परफोरेटिंग वुंड के अंदर। याद है? क्या सही में? चलो बताएंगे अब। हीलिंग की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग को पूरा होने के अंदर समय कितना लगता है? फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग में समय कितना लगता है? 5 से 15 दिन। और सेकंड इंटेंशन हीलिंग में 15 से 21 दिन। सही कह रहा है क्या? नहीं कह रहा? सही बताओ। किसके अंदर? ये भी तो यही बोल रहा है। क्या? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, इसने भी यही कहा था। ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण कौन से प्रकार के हीलिंग में होता है? ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण कौन से प्रकार की हीलिंग में होता है? सेकंड इंटेंशन हीलिंग में। रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू किसमें होता है सर? बंद करो इसको, बंद करेंगे सब। रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू कौन से प्रकार की हीलिंग में होता है? सेकंड इंटेंशन हीलिंग में। किसी पशु के काटने से कौन से घाव बनते हैं? बैक्टीरिया वायरस के द्वारा। वारुलेंट, विरुलेंट वुंड। विषैले तरल पदार्थों के द्वारा कौन से प्रकार के घाव होते हैं? पॉइजन वुंड। सही कह रहे हैं क्या सर? ये सही है। विरुलेंट वुंड किसके कारण होंगे? बोलेंगे सर? पीछे वाले सर। विरुलेंट वुंड किन के कारण होता है? लास्ट सर। हाँ सर, आप ही हो लास्ट में, आपके पीछे कोई नहीं है। विरुलेंट वुंड किसके कारण बनते हैं? विषाणु या वायरस के कारण। बैक्टीरिया के कारण नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। सबसे कम गति से ठीक होने वाला घाव कौन सा होता है?
अल्सर, सबसे तेज गति से ठीक होने वाला घाव। मैगट वुंड का एक दूसरा नाम लिखा था अपन ने। आपके मन की आवाज आप तक रहनी चाहिए, मेरे तक आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखोगे इस बात का। मैगट वुंड के लिए एक विशेष टर्म काम में ली थी अपन ने, मियासिस। किसके कारण होता है मैगट वुंड? मक्खियों के लार्वा के कारण। ऐसे कौन से प्रकार आई थी कल? तो नहीं आई। कहां गए थे अपन? गांव। ऐसे कौन से प्रकार के घाव हैं जिसके अंदर उत्तकों का सबसे कम नुकसान होता है? इंसिजन वुंड। घाव के किनारे कटे फटे असमान किसके अंदर होते हैं? लेसरेटेड वुंड बनते किसके कारण है? कटीले तारों के कारण। और इंसिजन वुंड किसके कारण बनते हैं? जोर से बोल। स्कैल्पल ब्लेड के कारण। सही कह रही है क्या? इंसिजन वुंड के अंदर हीलिंग कौन से प्रकार से होती है? इंसिजन वुंड में हीलिंग कौन से प्रकार से होती है? फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग। बंदूक की गोली से कौन से प्रकार के घाव बनते हैं? गनशॉट वुंड। एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड में डिफरेंस क्या होता है? दोबारा सोच ले कि एग्जिट बड़ा है कि एंट्री बड़ा है। एंट्री बड़ी है, छोटी है, एग्जिट बड़ा है। और बारूद की गंध आएगी और बाल भी जले हुए मिलेंगे। नेक्स्ट सर, परफोरेटिंग वुंड क्या होते हैं सर? नेक्स्ट, परफोरेटिंग वुंड किससे? चाकू की वजह से बनने वाले घाव परफोरेटिंग वुंड कहलाते हैं क्या सर? मना कर रहे हैं पड़ोसी तो आपके। कौन से कहलाते हैं सर चाकू से बनने वाले घाव? चाकू से बनने वाले घाव कौन से होते हैं सर? पेनिट्रेटिंग। परफोरेटिंग वुंड क्या होते हैं सर? कैविटी को कांटेक्ट करते हैं बाह्य वातावरण से, ऐसे वुंड को क्या बोलेंगे? परफोरेटिंग। सही कह रहे हैं कि सर ऐसे बोल रहे हैं कि परफोरेटिंग वुंड वो होते हैं जहां पर शरीर की गुहा इन्वॉल्व हो जाती है। सही है क्या? पता नहीं सर। पता है सर? इधर वाले सर। सर ऐसे बोल रहे हैं कि पेनिट्रेटिंग वुंड के अंदर शरीर की गुहा बाह्य वातावरण से संपर्क में आती है। सही है क्या? नहीं। क्या सही है फिर ये बताओगे? जो सही है वो बताओ सर। कोई से भी 5 नाम बताने हैं आपको ओपन वुंड के। इंसिजन वुंड, परफोरेटिंग, कौन सा? पेनिट्रेटिंग। और गनशॉट वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड क्या होते हैं सर? क्या होते हैं सर? पेनिट्रेटिंग वुंड क्या होते हैं? थोड़ा गहरा। क्या? गुहा तक पहुंच जाता है। परफोरेटिंग में नहीं पहुंचते क्या गुहा तक? स्टेप्स होते हैं। चाकू स्टेप कर, मैं तो पूछ रहा हूँ कि होता क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग वुंड? डिफरेंस बताना। हम्म। पेनिट्रेटिंग के अंदर आंतरिक गुहा तक नुकसान होता है, तो गुहा में नुकसान परफोरेटिंग में नहीं होता क्या? पूरे के अंदर ज्यादा नुकसान किस में होता है? परफोरेटिंग, पेनिट्रेटिंग या पंचर के अंदर? परफोरेटिंग के अंदर। एग्जाम्पल बताओ परफोरेटिंग वुंड का। तलवार से। इन्फेक्टेड वुंड कौन से होते हैं सर?
इन्फेक्टेड वुंड, चाकू से बनने वाले, जिनका समय 6 से 8 घंटे से अधिक होता है, वो कौन से घाव कहलाते हैं? इन्फेक्टेड। ध्यान रखना, डेब्रिटमेंट का और इन्फेक्शन का किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि डेब्रिटमेंट हम इन्फेक्शन की वजह से कर रहे हैं, नहीं। डेब्रिटमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घाव के किनारे हैं, वहां पर क्लोटिंग होने के कारण रक्त का प्रवाह बंद हो गया, जिसके कारण घाव के किनारे हैं वो डेड हो चुके हैं। अगर उस डेड टिश्यू के ऊपर सूचर लगाओगे तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, इसलिए हमने उस डेड टिश्यू को काट कर हटा दिया, जिसलिए हमने क्या नाम दिया? डेब्रिटमेंट। तो डेब्रिटमेंट संक्रमण की वजह से नहीं किया, डेब्रिटमेंट किसकी वजह से किया? डेड टिश्यू होने की वजह से। क्लियर है ना? नेक्स्ट सर, पीछे वाले सर बताएंगे। कॉन्टूजन क्या होते हैं सर? कॉन्टूजन, कॉन्टूजन सर वुंडी होते हैं कॉन्टूजन तो। किससे सर? भोटे हथियार से होते हैं। होता क्या है इसके अंदर सर? कौन से प्रकार के घाव होते हैं जिनमें दर्द रहित सूजन आती है? हेमेटोमा, एग्जाम्पल बताओ हेमेटोमा की। जोर से बोल। मेमोरी वेन हेमेटोमा किस में होता है? कैटल के अंदर। और सुपर नहीं है, इस पर वेन हेमेटोमा है। इस पर लिखा है SPUR, देख एक बार। हॉर्स के अंदर होता है। और ईयर हेमेटोमा किस में कॉमन है? और ईयर हेमेटोमा किस में होता है? डॉग के अंदर। सही कह रही है। ब्रूसी क्या होता है? डिफाइन करना है, नील पड़ जाना नहीं। डिफाइन करेगी ब्रूसी को। नुकसान किस में पहुंचता है? सुपरफिशियल वेन के अंदर। सतही शिराओं में रक्तस्राव होने से हीमेटोमा बनते हैं, ना कि ब्रूसी बनते हैं। सतही शिराओं में नुकसान होने से क्या बनते हैं? सुपरफिशियल वेन्स के अंदर अगर नुकसान हो रहा है तो कौन से प्रकार के घाव बनेंगे? हेमेटोमा। ब्रूसी किससे बनेंगे? दोनों सतही शिराओं में नुकसान होने से बनेंगे? नहीं सर। किससे बनेंगे? सतही रक्त केशिकाओं में नुकसान होने से तो ब्रूसी बनते हैं, और सुपरफिशियल ब्लड वेन के अंदर नुकसान होने से हेमेटोमा बनते हैं। फर्क समझ में है? ब्लड कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनियां कौन सी होती हैं? रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में अगर नुकसान होगा तो ब्रूसी बनेंगे, लेकिन अगर शिराओं में नुकसान होगा तो हीमेटोमा बनेंगे। ब्लंट ऑब्जेक्ट से कौन से प्रकार के घाव बनते हैं सर? मोटे हथियार से। मोटे हथियार से कौन से प्रकार के घाव बनते हैं? हाँ जी तो भैया, ब्लंट ऑब्जेक्ट से, मोटे हथियार से कौन से प्रकार के घाव बनते हैं? देख कर नहीं, बंद कर इसको। अब बोल। क्लास में बैठेगा तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा जीतू भैया, याद रखना इस बात को, ठीक है ना? कॉन्टूजन सही है क्या? हेमेटोमा कौन से डिग्री का कॉन्टूजन होता है? हेमेटोमा कौन से डिग्री का कॉन्टूजन होता है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री? कौन सी डिग्री का होता है सर? अगर आपको ये भी याद नहीं है, इसका मतलब है आपने एक बार भी पढ़ा नहीं है। आप में से कौन कौन है जो क्लास से बाहर जाना चाहता है अभी? आप में से कौन है जो क्लास से बाहर जाना चाहता है अभी?
किसी का मन नहीं है जाने का? नहीं है? फिर याद क्यों नहीं करके लेके आते? या तो आप मना कर दो कि सर पूछना ही नहीं है, कोर्स ही करना है सर, कोर्स करेंगे फिर अपन, ऐसा ही है ना? लिखो ट्यूमर, लिखोगे ट्यूमर। ट्यूमर कौन सी डिग्री कॉन्टूजन होता है हेमेटोमा? सेकेंड डिग्री। हेडिंग डालोगे ट्यूमर। कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है, आप जानते हो कौन सा विभाजन होता है कोशिकाओं में? समसूत्री और ज्यादा कौन सा होता है? समसूत्री। आपके शरीर के अंदर वृद्धि और विकास कौन से प्रकार के विभाजन? ठीक है, जनन अंगों को छोड़ दिया जाए, टेस्टिस को छोड़ दो और ओवरी को छोड़ दो, इसके अलावा हमारे पूरे शरीर के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर शरीर के अंदर वृद्धि और विकास होता है, ठीक है, और वृद्धि और विकास एक लिमिट तक हो रहा है तो हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस टाइम पर कोशिकाओं के अंदर विभाजन करने पर नियंत्रण नहीं रूप से विभाजन करेगी, जिससे किसका निर्माण होगा? ट्यूमर का निर्माण। ट्यूमर को हम नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का सामान्य अर्थ होता है न्यू ग्रोथ, नई वृद्धि। किसकी? कोशिकाओं की। डिफाइन करने की जब बात आती है ट्यूमर की, तो हम कहते हैं कि शरीर में उद्देश्यहीन कोशिकाओं की वृद्धि से क्या बनते हैं? ट्यूमर। ट्यूमर की खुद की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक तो होते हैं बिनाइन ट्यूमर और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहले नंबर पे कौन से हैं? बिनाइन। दूसरे नंबर पे मैलिग्नेंट। दोनों में फर्क क्या है? बिनाइन ट्यूमर की अगर बात करते हैं तो कोशिकाओं की वृद्धि सिर्फ एक ही स्थान पर होगी, कोई गांठ बन जाएगी और उसी स्थान तक सीमित रहेगी, पूरी बॉडी के अंदर नहीं फैलेगी। लेकिन अगर शरीर की कोशिकाएं जहां पर जो ट्यूमर बना रही हैं, अगर वो कोशिका वहां से निकलकर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है, तो ऐसे ट्यूमर को क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर। कोशिकाओं के इस प्रकार से जाने के गुण को हम बोलते हैं मैलिग्नेंसी। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंसी। कैंसर कोशिकाओं का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और दूसरी कोशिकाओं को भी संक्रमित करना, यह क्या कहलाता है? मैलिग्नेंसी। इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? मैलिग्नेंट ट्यूमर नाम दिया। बिनाइन ट्यूमर की अगर बात करते हैं तो ये शरीर को किसी भी प्रकार का कोई खास नुकसान पहुंचाता नहीं है। अगर आप इसको काट कर हटा देंगे तो पशु के जीवन को किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर बात करते हैं तो इसे आप जल्दी से तो काट के हटा नहीं सकते क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ रहता है, लेकिन पशु के जीवन को खतरा भी इससे होता है। टर्म्स की अगर बात करते हैं तो जहां पर बिनाइन ट्यूमर होते हैं वहां पर उनके नाम के आगे लगाते हैं ओमा। क्या लगाते हैं? ओमा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें ओस्टियोमा, ओस्टियो वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं? ओस्टियोमा यानी अस्थि का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाएगा? ओस्टियोमा। क्या कहलाएगा? ओस्टियोमा। अगर इसी को मैं लिख दूं ओस्टियोसार्कोमा, तो सार्कोमा वर्ड या कार्सिनोमा, ये दोनों वर्ड हम काम में लेते हैं किसके लिए? मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए। मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि वो ट्यूमर जहां पर कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा चुकी हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? ओस्टियोसार्कोमा। यानी कि अस्थि का मैलिग्नेंट ट्यूमर तो क्या कहलाएगा? ओस्टियोसार्कोमा, और अस्थि का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाएगा? ओस्टियोमा। नाम के आगे अगर ओमा आ रहा है तो इससे आपको पता लगेगा कि बिनाइन ट्यूमर है, और अगर सार्कोमा या कार्सिनोमा आ रहा है इसका मतलब वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। दिक्कत यहां तक? लिखना शुरू करो। हेडिंग डालिए ट्यूमर, लिखो इसके अंदर शरीर में उद्देश्यहीन कोशिकाओं की वृद्धि से, शरीर में उद्देश्यहीन,
शरीर में उद्देश्यहीन कोशिकाओं की वृद्धि से, शरीर में उद्देश्यहीन कोशिकाओं की वृद्धि से ट्यूमर बनते हैं। शरीर में उद्देश्यहीन कोशिकाओं की वृद्धि से ट्यूमर बनते हैं, ट्यूमर बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्यूमर। नेक्स्ट लिखो, ट्यूमर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं। ट्यूमर को नियोप्लाज्म, ट्यूमर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं। ट्यूमर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कोशिकाओं की नई वृद्धि, न्यू ग्रोथ ऑफ सेल। जिसका अर्थ है कोशिकाओं की नई वृद्धि। जिसका अर्थ है कोशिकाओं की नई वृद्धि, न्यू ग्रोथ ऑफ सेल्स। इसको क्या बोलेंगे? नियोप्लाज्म। क्लियर? अगर ये कोशिकाओं की नई वृद्धि मैलिग्नेंसी के दौरान हो रही है, मैलिग्नेंसी हो रही है, तो इस केस के अंदर हम इसको क्या बोल देंगे? कैंसर। क्या बोल देंगे? कैंसर। लिखो, अगर यह वृद्धि अगर यह वृद्धि अगर यह वृद्धि अगर यह वृद्धि मैलिग्नेंसी के द्वारा अगर यह वृद्धि मैलिग्नेंसी के द्वारा अगर यह वृद्धि मैलिग्नेंसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो अगर यह वृद्धि मैलिग्नेंसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो इसे सामान्य भाषा में कैंसर कहते हैं। अगर यह वृद्धि मैलिग्नेंसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो इसे सामान्य भाषा में कैंसर कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में कैंसर कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में कैंसर कहते हैं। जितने अभी अभी आए हैं उतने को उतने वापस बाहर जाएंगे। जितने अभी अंदर प्रवेश करे हैं वो सारे के सारे बाहर जाएंगे। ठीक है ना? और बाकी लिखना चालू रखेंगे। लिखो, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। लिखोगे? ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। और याद रखो कि 9:15 के बाद में किसी को गलत क्लास में अलाउ नहीं करूंगा मैं। लास्ट टाइम है आपका 9:15 का। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखोगे बिनाइन ट्यूमर। नंबर 1 बिनाइन ट्यूमर। नंबर 1 बिनाइन ट्यूमर। नंबर 1 बिनाइन ट्यूमर। सर ये कौन सा टाइम इनका क्लास में आने का? अभी आए हैं सर ये क्लास के अंदर। इनको आधा घंटा तो थड़ी पे बैठने के लिए चाहिए सर। नंबर 1 लिखोगे बिनाइन ट्यूमर। लिखो इसके अंदर बिनाइन ट्यूमर में कोशिकाओं की वृद्धि एक ही स्थान पर होती है। कोशिकाओं की वृद्धि एक ही स्थान पर होती है। कोशिकाओं की वृद्धि एक ही स्थान पर होती है। कोशिकाओं की वृद्धि एक ही स्थान पर होती है। ठीक है? कहीं पर भी नहीं फैलेगी। नेक्स्ट लिखो,
पशु के जीवन को कोई खतरा नहीं होता है। पशु के जीवन को कोई खतरा नहीं होता है। पशु के जीवन को कोई खतरा नहीं होता है। पशु के जीवन को कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट लिखो, इसे ऑपरेशन के द्वारा काटकर हटा सकते हैं। इसे ऑपरेशन के द्वारा, इसे ऑपरेशन के द्वारा काटकर हटा सकते हैं। इसे ऑपरेशन के द्वारा काटकर हटा सकते हैं। ठीक है, नाम के अंत में क्या जुड़ा रहेगा? ध्यान रखना, यहां पर कार्सिनोमा और सार्कोमा भी ओमा आ रहा है, लेकिन यहां पर ओमा से पहले क्या लिखा हुआ है? सार्कोमा और कार्सिनोमा। क्लियर? तो अगर कोई रिपोर्ट्स अगर आप देख रहे हो किसी कैंसर पेशेंट्स की, तो उस रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे कि नाम के अंत के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि सार्कोमा या कार्सिनोमा लगा हुआ है, इसका मतलब ट्यूमर कैसा है? मैलिग्नेंट है। और अगर सिर्फ ओमा लगा हुआ है तो इसका मतलब बिनाइन ट्यूमर है। क्लियर? लिखो, इनके नाम के अंत में, इनके नाम के अंत में, इनके नाम के अंत में, इनके नाम के अंत में OMA, इनके नाम के अंत में OMA जुड़ा रहता है। इनके नाम के अंत में ओमा जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, ओस्टियोमा हो गया, फाइब्रोमा हो गया, मायोमा हो गया, ओडेंटोमा, लाइपोमा। नाम से पता लग रहा है सबके वर्ड के लास्ट में क्या है? ओमा। ओस्टियोमा की अगर बात करते हैं तो अस्थि का बिनाइन ट्यूमर, क्या कहलाएगा? ओस्टियोमा। तंतु में उत्तक का बिनाइन ट्यूमर, मसल्स का बिनाइन ट्यूमर, दांत का बिनाइन ट्यूमर और एडिपोज टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाएगा? लाइपोमा। लाइपोमा यानी लिपिड, लिपिड यानी कि वसा, और वसा का संग्रहण कौन सी कोशिकाएं करती है? एडिपोज सेल्स करती है। क्लियर? कोई नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो सुनो। एक नाम आता है पेपिलोमा। क्या नाम आता है? पेपिलोमा, है ना? मस से हो जाते हैं कई बार स्किन के ऊपर, मस से हार्ड ग्रोथ होती है, स्किन से थोड़ा सा ही ऊपर होती है। एपिथेलियल टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाता है? पेपिलोमा। इसे सामान्य भाषा के अंदर हम कहते हैं वार्ट। क्या कहते हैं? वार्ट। वार्ट। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं इसके, तो सैलिसाइलिक एसिड का ऑइंटमेंट आता है, या फिर DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड का उपयोग करते हैं इन वार्ट्स को नष्ट करने के लिए। होम्योपैथी के अंदर एक ऑइंटमेंट आता है जिसको नाम से बोलते हैं थूजा। होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये काफी अच्छी काम करती है। गायों के अंदर आप देखोगे तो मेमरी ग्लैंड के आसपास छोटे छोटे से वार्ट्स बन जाते हैं, और जो बड़े होकर अंगूर के गुच्छों के समान भी हो जाते हैं, कई बार गर्दन के आसपास भी हो जाते हैं, और काफी सारे होते हैं, एक बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये बेसिकली पेपिलोमा वायरस के कारण होते हैं, इसलिए इनको पेपिलोमा बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? पेपिलोमा। सामान्य भाषा के अंदर क्या बोलेंगे? वार्ट। ट्रीटमेंट के लिए किसका उपयोग करेंगे? सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट का, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, या फिर थूजा ऑइंटमेंट जो होम्योपैथिक प्रिपरेशन है ये वाली, तीनों को उपयोग कर सकते हो आप।
थूजा का रिजल्ट बहुत अच्छा है इसके अंदर। क्लियर है? इसको ट्रीट करने के लिए ऑटो इम्यून थेरेपी भी काम में लेते हैं। चूंकि ये वायरस के कारण हो रहा है, तो वायरस जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। तो इसके अंदर करते क्या है सामान्य रूप से, कि जिस जानवर के अंदर ये वार्ट हो रहे हैं उसी जानवर का ब्लड निकालते हैं जुगुलर वेन से, और उस ब्लड को सबक्यूटेनियस लगा देते हैं हम वापस से। नियम तो ये कहता है कि आप उसके अंदर से प्लाज्मा को लगाओ जिसके अंदर एंटीबॉडी पाई गई है, या सीरम को लगाओ, लेकिन हम इतनी व्यवस्था तो होती नहीं कि हम प्लाज्मा या सीरम को लगाएं। तो हम तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लड निकाला 20 ml और उसी जानवर के सब कट लगा दिया आपने, उससे भी काफी रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, नाम याद रखोगे, पहचानना आना चाहिए आपको कि बिनाइन ट्यूमर किसे कहेंगे और मैलिग्नेंट ट्यूमर किसे कहेंगे। एग्जाम्पल लिखो। ये ट्रीटमेंट जो लिख रहा हूं ये सिर्फ आपके लिए है, एग्जाम के लिए आपसे कोई नहीं पूछेगा ये कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर, और ये एपिथेलियल टिश्यू भी किसकी है, ध्यान रखना, स्किन की है। एपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्किन, त्वचा के एपिथेलियल टिश्यू की बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाएगा, पेपिलोमा। स्किन के अंदर एपिथेलियम लिखी थी अपन ने, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, केराटिन युक्त, याद है ना एनाटॉमी? वेरी गुड। एपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्किन का बिनाइन ट्यूमर को हम कहेंगे पेपिलोमा या वार्ट। और ये जो सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट लिखा है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड लिखा है और थूजा ऑइंटमेंट लिखा है, ये सिर्फ वार्ट के लिए, इन सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ वार्ट के लिए। सारी बातें कौन से ट्यूमर के लिए, बिनाइन ट्यूमर के लिए। आप आसानी से काट कर हटा सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जानवर के जीवन को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोशिका सिर्फ एक ही स्थान पर हो रही है। नहीं सर, अगर साइज बढ़ती जा रही है तो अगर इंटरनल अगर कोई हो रहा है तो वो बेसिकली विसरल ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालेगा, फिर वो दिक्कत करेगा हमारे को।
जिससे मान लो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो ब्रेन के अंदर प्रेशर तो क्रिएट करेगा, जिस भी पार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा वो पार्ट काम करना बंद कर देगा। फिर अगर बाहर की तरफ है, त्वचा के ऊपर लटकी हुई गांठ है, लटके रहने दो, आपकी इच्छा है नहीं काटनी तो नहीं काटनी, कोई दिक्कत नहीं करेगी वहां पर। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन्स इंटरफेयर कर रहे हैं तो उस केस के अंदर काट के हटाना ही इनको सबसे सुटेबल रहेगा। ठीक है। कौन से प्रकार के ट्यूमर है? सेकंड नंबर पे कौन से आते हैं? लिखो मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं। मतलब पहले छोटा सा होगा, साल भर बाद में आपको इतना बड़ा मिलेगा, 2 साल बाद में आपको इतना बड़ा, टाइम काफी ज्यादा लेते हैं वाले। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और आसपास की कोशिकाओं में फैलते भी ये जल्दी। लिखो, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कोशिकाओं की वृद्धि बहुत तेज होती है, 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 कोशिकाओं की वृद्धि बहुत तेज होती है तथा ये आसपास के ऊतकों तथा अंगों में फैल जाते हैं, तथा ये आसपास के ऊतकों तथा अंगों, कोशिकाओं की वृद्धि बहुत तेज होती है तथा ये आसपास के ऊतकों तथा अंगों में भी फैल जाते हैं, आसपास के ऊतकों तथा अंगों में भी फैल जाते हैं, तथा ये आसपास के ऊतकों तथा अंगों में भी फैल जाते हैं। कोशिकाओं का इस प्रकार से जाना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस या मैलिग्नेंसी। दो टर्म काम में लेते हैं अपन, मेटास्टेसिस या मैलिग्नेंसी। नोट डाल के लिखोगे, नोट डाल के लिखो। कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना। नोट डाल के लिखोगे, कैंसर कोशिकाओं का, सर स्पीकर चेंज करो, आवाज कट रही है। चलो करवाते हैं चेंज। लिखो अभी तो, कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाना, कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाना, कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाना मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस या मैलिग्नेंसी कहलाता है। कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाना मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस तथा या फिर मैलिग्नेंसी कहलाता है। मेटास्टेसिस या मैलिग्नेंसी कहलाता है। ठीक है, अंडरलाइन करोगे मेटास्टेसिस को। ऑप्शन के अंदर मैलिग्नेंसी अगर मिले तो कर देना, नहीं तो फिर आंसर क्या लोग दोगे? मेटास्टेसिस। दोनों में से अंडरलाइन किसको करना है? मेटास्टेसिस को। ठीक है, काट कर हटा सकते हैं क्या? जब दूसरी जगह पर फैल गए तो काट कर हटा नहीं सकते? पशु के जीवन को खतरा होगा क्या? होगा। लिखो, इसे काट कर नहीं हटाया जा सकता, इसे काट कर नहीं हटाया जा सकता, इसे काट कर नहीं हटाया जा सकता, इसे काटकर नहीं हटाया जा सकता तथा इससे पशु के जीवन को खतरा होता है, तथा इससे पशु के जीवन को खतरा होता है, तथा इससे पशु के जीवन को खतरा होता है। इसे काटकर नहीं हटाया जा सकता तथा इससे पशु के जीवन को खतरा होता है। ठीक है, जितने भी नाम अपन ने यहां पर लिखा है उसके अंदर अगर सार्कोमा या कार्सिनोमा वर्ड जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा?
मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा। ओस्टियोमा लिखा है अपन ने, इसका मतलब अस्थि का बिनाइन ट्यूमर। ओस्टियोसार्कोमा लिख दिया तो अस्थि का मैलिग्नेंट ट्यूमर। फाइब्रोमा की जगह फाइब्रोसार्कोमा लिख दिया या फाइब्रोकार्सिनोमा लिख दिया। मायोमा की जगह मायोकार्सिनोमा, मायोसार्कोमा, ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है ना। नाम के अंत के अंदर क्या जुड़ा रहेगा, लिखो, इनके नाम के अंत में कार्सिनोमा या सार्कोमा जुड़ा रहता है। इनके नाम के अंत में कार्सिनोमा या सार्कोमा जुड़ा रहता है। इनके नाम के अंत में कार्सिनोमा या सार्कोमा जुड़ा रहता है। इनके नाम के अंत में कार्सिनोमा या सार्कोमा जुड़ा रहता है। कार्सिनोमा या सार्कोमा जुड़ा रहता है। ठीक है। हमारे सिलेबस की अगर बात करते हैं तो एक ही नाम आता है जो याद रखना है आपको, और उसका नाम है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं सामान्य भाषा के अंदर इसको, हॉर्न कैंसर। ये याद रखना है हमारे को। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं इसकी, मान लो आपसे पूछा है कि बिनाइन ट्यूमर को तो आप काट के हटा सकते हो, मैलिग्नेंट ट्यूमर को काट कर भी नहीं हटा सकते, काट कर नहीं हटा सकते, ट्रीटमेंट तो करना ही हमारे को। तो उस केस के अंदर हम काम में लेते हैं या तो कीमोथेरेपी या फिर काम में लेते हैं रेडियोथेरेपी। क्या काम में लेंगे, कीमोथेरेपी के अंदर हम विशेष प्रकार की मेडिसिन का उपयोग करेंगे जो सिर्फ कैंसर कोशिकाओं पर ही कार्य करती है। और रेडियोथेरेपी के अंदर हम यूज करते हैं रेडिएशन का। किसका उपयोग करते हैं, रेडिएशन या विकिरण का उपयोग करते हैं कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए। क्लियर। एग्जाम्पल में लिखो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एग्जाम्पल में लिखोगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एग्जाम्पल में लिखोगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बराबर हॉर्न कैंसर। हॉर्न एम्पुटेशन हमारे कोर्स के अंदर है, बात करेंगे डिटेल के अंदर। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हॉर्न कैंसर, हॉर्न कैंसर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एलपीएम के अंदर कि ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसके अंदर हॉर्न कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। कारण, सींग बहुत भारी होते हैं उसके। नोट डाल के लिखो, कांकरेज नस्ल में सींग का कैंसर होने की संभावना। नोट डाल के लिखो, कांकरेज नस्ल में सींग का कैंसर होने की संभावना। कांकरेज नस्ल में सींग का कैंसर होने की संभावना, सींग का कैंसर होने की संभावना सर्वाधिक होती है। सींग का कैंसर होने की संभावना सर्वाधिक होती है। ठीक है। लिखो, मैलिग्नेंट ट्यूमर का उपचार। लिखोगे मैलिग्नेंट ट्यूमर का उपचार। मैलिग्नेंट ट्यूमर का उपचार। मैलिग्नेंट ट्यूमर का उपचार सबसे पहले क्या लिखोगे, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर विशेष प्रकार की दवाइयां आती है, एंटीबायोटिक वगैरह का काम में नहीं लेते। विशेष प्रकार की दवाइयां आती है जिनको पेरेंटल लगाया जाता है, आईवी लगाया जाता है, जो सिर्फ कैंसर कोशिकाओं के ऊपर ही काम करती है। लेकिन मेडिसिन जो है, अब उनको पता तो है नहीं कि भाई कैंसर कोशिकाएं ज्यादा कौन सी, तो ज्यादा काम तो करती है कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ, लेकिन सामान्य कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है। इस केस के अंदर देखा होगा आपने कि जो पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है उसका शरीर की कंडीशन है वो धीरे धीरे डाउन होती जाती है। ठीक है ना। देखो कीमोथेरेपी, और दूसरा ट्रीटमेंट लिखोगे रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी और दूसरा ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का उपचार कौन से रोग के उपचार के लिए करते हैं, कैंसर।
जानते हो आप? अगर इन दोनों से पार नहीं पड़ रही है तो जो हम पढ़ रहे हैं सर्जरी, काट कर हटा दो। लेकिन ऐसा थोड़ी कि दिमाग के अंदर कैंसर हो गया और फिर दिमाग को काट कर हटा दें। मतलब किसी ऑर्गन के अंदर अगर हो रहा है तो हम ऑर्गन को काट कर एम्पुटेशन कर सकते हैं उसके अंदर। लिखोगे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और तीसरे नंबर पर लिखोगे सर्जरी, शल्य क्रिया के द्वारा हटाना। तो जिस सीक्वेंस के अंदर लिखा है प्रायोरिटी उसी सीक्वेंस के अंदर देते हैं। पहले हम कीमोथेरेपी करते हैं, उसके बाद में रेडियोथेरेपी, अगर इन दोनों से पार नहीं पड़ रही है तो सर्जरी। फिर दिक्कत यहां तक? ठीक है, इतना लिखा है ट्यूमर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हॉर्न कैंसर याद रखोगे, और साथ ही साथ ट्यूमर की डिफाइन भी याद रखोगे। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करें हम हीमेटोमा को, कंपेयर करें ट्यूमर के साथ में, अगर हीमेटोमा को और ट्यूमर को कंपेयर करें एक दूसरे के साथ में, क्या डिफरेंस, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये हीमेटोमा और ये ट्यूमर? पहले सर बोलेंगे, नेडल डाल के देखेंगे, पस निकलेगा बाहर। सर हीमेटोमा में कौन सा पस निकलता है बाहर? क्लोटेड ब्लड निकलेगा हीमोटोमा के अंदर, और इसके अंदर कुछ नहीं निकलेगा। ट्यूमर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं की वृद्धि के लिए ब्लड वेसल्स का निर्माण होता है इनके अंदर अलग से, और ब्लड जाता है इनके अंदर सर्कुलेशन के अंदर। तो जैसे ही आप निडल लगाओगे उस निडल के अंदर कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल छोटी रहेगी तो निडल प्रिक नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही आप निडल को बाहर निकालोगे, फ्रेश ब्लड बाहर निकल कर आएगा, पहला। दूसरा, अगर आप हीमेटोमा को दबाकर देखोगे तो वो दब जाएगा, लेकिन अगर ट्यूमर को दबाकर देखोगे तो ये दबेगा नहीं। ये डिफरेंशिएट करना है हमारे को। क्या ट्यूमर के अंदर सूजन आएगी? क्या ट्यूमर के अंदर दर्द होगा? नहीं। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। नॉन इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन नहीं, और पेनलेस, दर्द रहित होते हैं। नोट डाल के लिखोगे, ट्यूमर नॉन इन्फ्लामेटरी, ना तो सूजन आएगी यहां पर और ना ही दर्द होगा। लेकिन अगर मेलेग्नेंसी हुई है उस केस के अंदर दर्द इतना होगा कि आप सहन नहीं कर सकते। नॉन इन्फ्लामेटरी हो गया, इन्फ्लामेशन नहीं होगा और पेन में नहीं होगा। क्लियर? कैंसर पेशेंट देखें कभी कभी रिलेशन के अंदर, है ना? अगर मेलेग्नेंट ट्यूमर है उनके अंदर तो उस केस के अंदर पेन इतना होता है कि डॉक्टर को मॉर्फिन लिखनी पड़ती है। मॉर्फिन टेबलेट आती है 4 mg की। ठीक है, 4 mg की टेबलेट सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए 3 पर्चियां लिखता है डॉक्टर। एक पर्ची, फिर उसकी कॉपी, फिर उसकी कॉपी। एक पर्ची रहती है पेशेंट के पास में, दूसरी पर्ची जमा होती है हॉस्पिटल के अंदर, और तीसरी पर्ची जमा होती है मेडिकल वाले के पास में। मेडिकल वाले को हिसाब देना पड़ता है कितनी मॉर्फिन की टेबलेट आई है और कितनी मैंने दी है ना? मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है नशे के लिए। किसके लिए? नशे के लिए। और वो मॉर्फिन टेबलेट देते हैं हम कैंसर पेशेंट्स को। 4 mg की टेबलेट अगर आप खा लो तो आपको 48 घंटे तक होश नहीं आएगा, 48 आवर्स के अंदर होश ही नहीं आएगा आपको। लेकिन कैंसर पेशेंट्स को पेन फील ना हो इसके लिए मॉर्फिन की टेबलेट दी जाती है, फिर भी उनको पेन फील होता है। तो सोचो कितना दर्द होता होगा। इसलिए बोलते हैं कि दुश्मन को भी कैंसर नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी कंडीशन है। आप सिर्फ देख सकते हो, आप कर कुछ नहीं सकते। इतनी बुरी कंडीशन होती है कैंसर पेशेंट्स की। आप चाहते हो कि ये मर जाए तो सुधर जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सकता। जितना टाइम लगना है उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। याद रखोगे? ट्यूमर हमारा यहां पर होता है खत्म। ट्यूमर के बाद में लिखोगे एब्सेस। ट्यूमर के बाद में हेडिंग डालोगे एब्सेस। बोलो।
क्या सर, इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा तो गर्म भी नहीं होगा? क्या कह रहे हो सर? अब करेंगे ना बातें सर, गर्म ठंडा सब करेंगे। आ गया आपका और हमारा फेवरेट एप्सिस। एप्सिस देख लिया? ठीक है। त्वचा के नीचे रक्त का असामान्य रूप से इकट्ठा होना क्या कहलाता है? हेमेटोमा। हेमेटोमा जो बनेगा वो त्वचा के नीचे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि त्वचा इतनी मोटी है आपकी कि ब्लड के अंदर इतना प्रेशर नहीं कि वो त्वचा को तोड़कर बाहर आ सके, तो त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए क्या बनेगा? हेमेटोमा। शरीर की किसी असामान्य गुहा, वर्ड काम में ले रहा हूं, असामान्य गुहा में पस या मवाद का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? एब्सेस कहलाता है। डिफाइन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली बात, क्या होनी चाहिए गुहा? असामान्य। पस या मवाद का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? एब्सेस। उत्तकों में पस या मवाद का बनना यह कहलाता है सप्यूरेशन। क्या कहलाता है? सप्यूरेशन। यानी कि सप्यूरेशन हम मान सकते हैं कि पस बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस पस बनने की प्रक्रिया को क्या बोल सकते हैं? सप्यूरेशन। वर्ड काम में लिया है हमने असामान्य गुहा। अगर मान लो सामान्य गुहा में इकट्ठा हो जाए तो शरीर की किसी सामान्य गुहा में पस या मवाद का बनना, इसको हम बोलेंगे एम्फाइमा। क्या बोलेंगे? एम्फाइमा। क्या कह लेंगे? एम्फाइमा। सामान्य और असामान्य गुहा का फर्क पता ही आपको? शरीर में सामान्य कितनी गुहा पाई जाती है? सबसे पहले क्रेनियल कैविटी, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में सामान्य गुहाएं। अगर सामान्य गुहा के अंदर पस या मवाद भर गया है तो उस केस के अंदर तो क्या बोलेंगे? और अगर किसी असामान्य गुहा में बनाया तो? और पस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी उत्तकों में? क्या कहलाएगी? सप्यूरेशन। दिक्कत यहां तक? चले आगे। एप्सिस की अगर बात करते हैं तो एप्सिस के अंदर की ओर एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं पायोजेनिक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? पायोजेनिक मेम्ब्रेन। इस पायोजेनिक मेम्ब्रेन के द्वारा पस का स्रावण होता है या निर्माण होता है। एप्सिस का ट्रीटमेंट करने गए, ट्रीटमेंट करने के अंदर हमने एप्सिस को ओपन किया, ओपन करने के बाद में पूरे पस को बाहर निकाल दिया और एंटीबायोटिक वगैरह लगा लोगों के आगे हम वापस। लेकिन उसके बाद में आपको वापस जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वापस से पस फॉर्मेशन हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि आपने क्या नष्ट नहीं की? पस की जो एप्सिस की जो आंतरिक परत होती है उसको पायोजेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके द्वारा पस का निर्माण होता है। अगर आप इस पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट नहीं करोगे तो उस एप्सिस के अंदर वापस से पस का निर्माण हो जाएगा। इस पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो टिंचर आयोडीन का। किसका? टिंचर आयोडीन। या फिर पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैमेनोफोर भी बोलते हो या और लाल दवा भी बोलते हो। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एब्सेस बन तो गया, आपको दिख भी रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार अभी तक मवाद नहीं बनी उसके अंदर। होता है ऐसा। आप उसको ओपन कब करोगे? जब मवाद बनेगी। आप चाह रहे हो कि मवाद जल्दी बन जाए तो इन्फेक्शन खत्म हो, है ना? उस केस के अंदर हम उपयोग करते हैं, क्वेश्चन पूछा आता है, इमेच्योर एब्सेस को पकाने के लिए
पकाने के लिए दो चीजों का उपयोग कर सकते हो। एक तो है हॉट फर्मेंटेशन, जिसको आप बोलते हो गरम सिकाव, और या फिर काम में ले सकते हो आप ब्लिस्टर। क्या काम में ले सकते हो? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर बेसिकली वो पदार्थ होते हैं जो एब्सेस को पकाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, बिन आयोडीन ऑफ मरकरी ऑइंटमेंट, इसका उपयोग कर सकते हो, या जो सिंपल आयोडीन ऑइंटमेंट आते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हो। आयोडेक्स वगैरह आती है हमारे पास में, उनका उपयोग आप एब्सेस को पकाने के लिए कर सकते हो। पस को निकालने के लिए आपको एब्सेस को ओपन करना पड़ेगा। एब्सेस को ओपन करने के लिए आपको काम में लेनी है बिस्चुरी। क्या काम में लेनी है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, हमारे कोर्स के अंदर है, वहां पर भी लिखेंगे बिस्चुरी, और लिखेंगे कि एब्सेस को ओपन करने का कार्य करती है। तो एब्सेस को ओपन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? बिस्चुरी के कारण एब्सेस को ओपन किया, ओपन करने के बाद में दबा दबा के पस को बाहर निकाल दिया। पस को बाहर निकालने के बाद के अंदर उसके अंदर क्या भर दिया हमने? टिंचर आयोडीन या पोटेशियम परमैंगनेट, जिससे उसकी पाइजेनिक मेम्ब्रेन क्या हो गई? नष्ट। अब करेंगे हम एब्सेस की ड्रेसिंग। क्या करेंगे? ड्रेसिंग। एब्सेस की ड्रेसिंग करने के लिए, ड्रेसिंग के लिए हम उपयोग करते हैं BIPP। पूरा नाम है बिस्मथ आयोडोफोम पैराफिन पेस्ट। स्पेसिफिक है, सिर्फ एब्सेस के लिए काम में लेंगे और कहीं पे भी काम नहीं लेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ड्रेसिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो BIPP। अगर बात करते हैं पकाने के लिए, तो बिन आयोडीन ऑफ मरकरी ऑइंटमेंट। पाइजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए टिंचर आयोडीन या पोटेशियम परमैंगनेट, इनका उपयोग करेंगे अपन। ओपन करने के लिए बिस्चुरी। बिस्चुरी के अलावा पुराने टाइम के ऊपर एक नाइफ हुआ करता था जिसको बोलते थे साइम्स एब्सेस नाइफ। साइम्स एब्सेस नाइफ नाम से पता लग रहा है एब्सेस नाइफ, यानी कि एब्सेस को ओपन करने वाला नाइफ या चाकू। क्या कहलाएगा? साइम्स एब्सेस नाइफ। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? क्या हो, मान लो अगर आप एब्सेस को ओपन ही नहीं करो, हो सकता है कई बार आपका मन नहीं हो कि नहीं साहब नहीं करेंगे ओपन। आप ओपन नहीं करोगे तो क्या होगा? एब्सेस अपने आप के अंदर कहीं से तो उसके अंदर ओपनिंग होगी, पीला पीला सा बनेगा, एक मुंह बनेगा, और मुंह बनने के बाद में उसमें से पस निकलना बाहर शुरू हो जाएगा। लेकिन मान लो एब्सेस अगर छोटा है और ऊपर का आवरण अगर नहीं हो रहा है, तो उस केस के अंदर एब्सेस अंदर ही रह जाएगा, और वो एब्सेस धीरे धीरे शरीर के ऊतकों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। यानी कि जो पस का तरल पदार्थ होगा, वो तरल पदार्थ शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, और उसके बाद के अंदर एक गाढ़ा पस बचेगा जिसको बोलते हैं सिजेटेड पस। क्या बोलते हैं? सिजेटेड पस। सिजेटेड पस का मतलब है सूखा हुआ पस। जैसे चेहरे पे कील हो जाती है ना, कि एक वो बन रहा, पिंपल टाइप का बन गया, आपने पिंपल को फोड़ा नहीं कि निशान हो जाएगा, तो वो पिंपल के अंदर से वही मवाद भरी हुई है उसके अंदर। अगर आप फोड़ोगे नहीं तो वो मवाद के अंदर से जो तरल पदार्थ होगा वो शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, और उसके बाद वो कील टाइप की बन जाएगी। जब आप उसको बाहर निकालोगे तो बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में लगेगा। उसे ही अपन क्या बोलेंगे? सिजेटेड पस। क्या बोलेंगे? सिजेटेड पस। एब्सेस का निर्माण होता क्या है, क्यों है? इन्फेक्शन होने के कारण। एब्सेस बनेगा क्यों? किसी न किसी प्रकार का कोई संक्रमण हुआ होगा ऊतक के अंदर, उसीलिए पस का निर्माण हुआ है, और उस इन्फेक्शन को बाहर निकालने के लिए पस का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन अंदर रह गया तो वो बाहर निकलेगा कैसे? बाहर निकालने के लिए पस बनेगा, पस बनेगा तो ऊपर की तरफ ओपनिंग आएगी, ओपनिंग आने की वजह से पस बाहर निकलेगा, पस बाहर निकलेगा तो संक्रमण भी बाहर निकल जाएगा। मेनली जो संक्रमण होता है वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? और बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। क्या नाम है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। हमारे से पूछा जाता है पस में कौन सी कोशिकाएं होती है? WBC।
क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। पस पहले पढ़ा है एनाटॉमी के अंदर, क्या पढ़ा था? जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनोव। किस में करी थी? और कोशिका कौन सी थी? डब्ल्यूबीसी। पढ़ रहे हो तुम एनाटॉमी, मेरे को पता है, पता है मेरे को, तुम्हारे बोलने से पता लग गया मेरे को। ठीक है, दिक्कत यहां तक नहीं? छोटे आकार का जो एब्सेस होता है, छोटे आकार का एब्सेस, उसको बोलते हैं पस्चूल। क्या बोलते हैं? और बड़े आकार का जो एब्सेस होता है उसको बोलते हैं इरिसिफिलस। क्या बोलते हैं? इरिसिफिलस पस्चूल। याद रह जाएगा। आपका लेवल सिर्फ डिफाइन में ही खत्म हो जाता है। शरीर के किसी असामान्य गुहा के अंदर पस या मवाद का बनना क्या कहलाता है? दैट्स इट। आपका लेवल सिर्फ इतना है, लेकिन बाकी सारी भी पूछे जा सकती, इसलिए सारी बातें लिखेंगे, वापिस के सुनोगे। एब्सेस की अगर बात करते हैं तो शरीर की किसी असामान्य गुहा में पस या मवाद का इकट्ठा होना क्या कहलाएगा? उत्तकों में पस या मवाद का बनना क्या कहलाता है? सप्यूरेशन। क्या कहलाएगा? सप्यूरेशन। अगर शरीर की किसी सामान्य गुहा के अंदर मवाद बन रही है तो एम्फाइमा टर्म काम में लेते हैं। थोरेसिक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मवाद भर जाए उसको अपन क्या बोलेंगे? एम्फाइमा। एक टर्म और आती है इससे मिलती जुलती, जिसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा बेसिकली होता है लंग्स के अंदर एल्वेलर, जो एल्वेलाई जो होती है ना, उन एल्वेलाई के अंदर रुकावट होने के कारण प्रॉपर ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं? क्या? हाँ पीली। क्या बात है, आज तो जोश वोश पिला रहे हो तो। चलो, सामान्य गुहा में मवाद का बनना क्या कहलाएगा? और असामान्य गुहा में मवाद का बनना एब्सेस। अगर बात करते हैं श्रावण की, तो पस का निर्माण किसके द्वारा होगा? और इस पाइजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए या पोटेशियम परमैंगनेट। मेच्योर एब्सेस को पकाने के लिए पुराने टाइम पे जब ऐसे सूजन वूजन आ जाती थी उसके बाद में आंकड़े के पत्ते बांधते थे घी वगैरह लगा के, या फिर अरंडी के पत्ते बांधते थे घी लगा गर्म करके। तो वो गर्म करने की वजह से होता क्या है? गर्म करने की वजह से इस एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये पकाव ले लेता है। इसको बोलते हैं हॉट फर्मेंटेशन। ब्लिस्टर बेसिकली वो पदार्थ है जिनका उपयोग किया जाता है एब्सेस को पकाने के लिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बिन आयोडीन मरकरी ऑइंटमेंट या फिर आयोडीन ऑइंटमेंट। आयोडीन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट होते क्या है, इसकी बात आप फार्मा के अंदर करोगे। एब्सेस को ओपन करने के लिए किसका उपयोग करोगे? बिस्चुरी का एब्सेस। अगर इसके अलावा ऑप्शन में दे रखा हो साइम्स एब्सेस नाइफ, तो इसका उपयोग भी किसके लिए? एब्सेस को ओपन करने के लिए। एब्सेस की ड्रेसिंग किसके द्वारा करते हैं? पूरा नाम क्या है? बिस्मिथ आयोडोफोम पैराफिन पेस्ट। छोटे आकार के एब्सेस को क्या बोलते हैं? बड़े आकार के एब्सेस को? अगर पस को लंबे समय तक, अगर एब्सेस को लंबे समय तक ओपन नहीं करते हैं तो उसका तरल पदार्थ शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बचा हुआ ठोस पदार्थ क्या कहलाएगा? सिजेटेड ब्लड। संक्रमण किसके कारण होता है? बैक्टीरिया का नाम। और पस के अंदर सामान्यतः कौन सी कोशिका पाई जाती? दिक्कत। सीबेसियस ग्रंथि कौन से प्रकार की होती है? सीबेसियस ग्रंथि कौन से प्रकार की होती है? होलोग्राइन। सीबेसियस ग्रंथि के अंदर एब्सेस का बनना ये कहलाता है एक्ने। क्या कहलाता है? लड़कियों को पता होगा, जानते हो तुम तो एक्ने। लड़कों तो नहीं जानते, मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, मेरे को पता है। लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। लिखो, शरीर के किसी भाग के ऊतकों में, अरे मैं लिखवाऊंगा, डायरेक्ट नहीं उतारना। लिखो, शरीर के किसी भाग के ऊतकों में, शरीर के किसी भाग के ऊतकों में, शरीर के किसी भाग के ऊतकों में पस या मवाद का बनना। शरीर के किसी भाग के ऊतकों में पस या मवाद का बनना। पस या मवाद का बनना। ब्रैकेट में लिखोगे पस बनने की प्रक्रिया।
ब्रैकेट में लिखोगे पस बनने की प्रक्रिया। शरीर के किसी भाग के ऊतकों में पस या मवाद का बनना, ब्रैकेट में लिखोगे पस बनने की प्रक्रिया सप्यूरेशन कहलाती है। सप्यूरेशन कहलाती है। शरीर के किसी भाग के ऊतकों में पस या मवाद बनने की प्रक्रिया सप्यूरेशन कहलाती है। सप्यूरेशन कहलाती है। नेक्स्ट लिखो। रुक गए सर। कहीं पर भी पस बने, उस पस के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? सप्यूरेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। शरीर की किसी सामान्य गुहा में पस या मवाद का भरना। शरीर की किसी सामान्य गुहा में शरीर की किसी सामान्य गुहा में पस या मवाद का बनना। शरीर की किसी सामान्य गुहा में पस या मवाद का बनना एम्फाइमा, एम्फाइमा कहलाता है। एम्फाइमा कहलाता है। हो गया, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, शरीर के किसी भाग की असामान्य गुहा में, शरीर के किसी भाग पर असाधारण गुहा का बनना। शरीर के किसी भाग पर असाधारण या असामान्य गुहा, शरीर के किसी भाग पर असामान्य या असाधारण गुहा का बनना। असामान्य या असाधारण गुहा का बनना जिसमें पस या मवाद भरी हो। शरीर के किसी भाग पर असामान्य या असाधारण गुहा का बनना जिसमें असामान्य या असाधारण गुहा का बनना, का बनना कोमा लगाओ, जिसमें पस या मवाद भरी हो। जिसमें पस या मवाद भरी हो क्या कहलाता है? एब्सेस कहलाता है। एब्सेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्सेस। ठीक है, एब्सेस किसके संक्रमण से बनते हैं? नाम क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। और पस के अंदर क्या पाई जाएगी? लिखो, एब्सेस स्टेफाइलोकोकस ओरियस जीवाणु के संक्रमण के कारण बनते हैं। एब्सेस स्टेफाइलोकोकस ओरियस नाम रखोगे। 95% इसी के कारण एब्सेस बनते हैं। एब्सेस स्टेफाइलोकोकस ओरियस जीवाणु के संक्रमण के कारण बनते हैं। एब्सेस स्टेफाइलोकोकस ओरियस जीवाणु, जीवाणु इसलिए लिखा है क्योंकि बैक्टीरिया है ये। एब्सेस स्टेफाइलोकोकस ओरियस जीवाणु के संक्रमण के कारण बनते हैं। एब्सेस स्टेफाइलोकोकस ओरियस जीवाणु के संक्रमण के कारण बनते हैं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जीवाणु के संक्रमण के कारण बनते हैं। बन गया। पस में मुख्यतः कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? लिखो, पस में मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। पस में मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, छोटे आकार के एब्सेस को क्या बोलते हैं?
बड़े आकार के एब्सेस को लिखो, छोटे आकार के एब्सेस को छोटे आकार के एब्सेस को पस्चुल तथा बड़े आकार के एब्सेस को इरिसिफेलस, छोटे आकार के एब्सेस को पस्चुल तथा बड़े आकार के एब्सेस को, छोटे आकार के एब्सेस को पस्चुल तथा बड़े आकार के एब्सेस को इरिसिफेलस कहते हैं। छोटे आकार के एब्सेस को पस्चुल तथा बड़े आकार के एब्सेस को इरिसिफेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिसिफेलस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, एब्सेस की आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? जो किसका निर्माण करती है? लिखो, एब्सेस की आंतरिक परत को पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एब्सेस की आंतरिक परत को पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एब्सेस की आंतरिक परत को पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे जॉइंट कैप्सूल की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? जैसे जॉइंट कैप्सूल की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? जॉइंट कैप्सूल की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? साइनोवियल झिल्ली। क्या बोलते हैं? साइनोवियल झिल्ली। किसका श्रावण करती है? साइनोवियल द्रव का। काम क्या है? घर्षण को कम करना और योजक उपास्थि को पोषण प्रदान करना। एब्सेस की आंतरिक परत को पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एब्सेस की आंतरिक परत को पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एब्सेस की आंतरिक परत को पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जिससे पस का निर्माण होता है। एब्सेस की आंतरिक परत को पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जिससे पस का निर्माण होता है। जिससे पस का निर्माण होता है। हो गया निर्माण? ठीक है। पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? टिंचर आयोडीन या पोटेशियम परमैंगनेट। लिखो, पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए, पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए, पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए, पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रैकेट में KMnO4 लाल दवा भी लिखोगे। पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए टिंचर आयोडीन अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों में से कोई एक काम में ले सकते हो आप। पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए टिंचर आयोडीन या पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रैकेट में लिखोगे KMnO4 लाल दवा, टिंचर आयोडीन अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 या लाल दवा का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं। कर लोगे उपयोग? एब्सेस का ट्रीटमेंट करो, और अगर पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट नहीं करोगे तो उस केस के अंदर आपका एब्सेस ठीक नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, इमेच्योर एब्सेस को पकाने के लिए, इमेच्योर एब्सेस, कच्चा जो होता ना, कच्चा एब्सेस, अपरिपक्व एब्सेस को पकाने के लिए, जितनी हिंदी तुम्हारे को आती है ना उतनी मेरे को आती नहीं। अपरिपक्व एब्सेस को हिंदी में क्या बोलोगे? रहने दो, एब्सेस ही लिख लो, हिंदी नहीं करते हर चीज की। लिखो, इमेच्योर एब्सेस या अपरिपक्व एब्सेस को पकाने के लिए, इमेच्योर एब्सेस या अपरिपक्व एब्सेस को पकाने के लिए हॉट फर्मेंटेशन अंग्रेजी में भी लिखोगे और ब्रैकेट के अंदर गर्म सिकाओ भी लिखोगे।
हॉट फोमेंटेशन, FOMENTATION, हॉट फोमेंटेशन, ब्रैकेट में लिखोगे गर्म सिकाव, तथा ब्लिस्टर का उपयोग करते हैं। अपरिपक्व एब्सेस को पकाने के लिए हॉट फर्मेंटेशन, गरम सिकाव तथा ब्लिस्टर का उपयोग करते हैं। ब्लिस्टर का उपयोग करते हैं। ब्लिस्टर के नीचे दोनों नाम लिखोगे, बिन आयोडीन ऑफ मरकरी ऑइंटमेंट या फिर आयोडीन ऑइंटमेंट। एग्जाम्पल लिखोगे ब्लिस्टर का, बिन आयोडीन ऑफ मरकरी ऑइंटमेंट, बिन आयोडीन ऑफ मरकरी ऑइंटमेंट। लाइव वाले क्लास के ऊपर ही ध्यान देंगे। बिन आयोडीन ऑफ मरकरी ऑइंटमेंट या फिर प्लेन आयोडीन ऑइंटमेंट, आयोडेक्स वगैरह आती है ना, झंडू बाम वगैरह, का उपयोग करते हैं। बिन आयोडीन ऑफ मरकरी ऑइंटमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, एब्सेस पक गया आपका। पकड़ने के बाद में क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और ओपन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लिखो, एब्सेस को ओपन करने के लिए, एब्सेस को ओपन करने के लिए एब्सेस को ओपन करने के लिए एब्सेस को ओपन करने के लिए बिस्चुरी, BISTOURY, बिस्चुरी का उपयोग करते हैं। एब्सेस को ओपन करने के लिए बिस्चुरी का उपयोग करते हैं। ब्रैकेट में साइम्स एब्सेस नाइफ भी लिखोगे, SYMES, शाइम एब्सेस नाइफ। दोनों ऑप्शन में दे रखे हो तो बोथ कर देना, लेकिन दोनों बोर्ड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको ऑप्शन में मिलेगा ट्रोकार कैनुला, बर्डिजो, बिस्चुरी और स्टोमक ट्यूब। निम्न में से किसका उपयोग एब्सेस को ओपन करने के लिए किया जाता है, बिस्चुरी। क्लियर है, दिक्कत यहां तक? ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद में पस को बाहर निकाल दिया, पाइजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए टिंचर आयोडीन या पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर लिया। अब क्या करोगे, एब्सेस की ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग करने के लिए किसका उपयोग करोगे, लिखो, एब्सेस की ड्रेसिंग करने के लिए, एब्सेस की ड्रेसिंग करने के लिए, एब्सेस की ड्रेसिंग करने के लिए BIPP, एब्सेस की ड्रेसिंग करने के लिए BIPP, पूरा नाम लिखोगे, बिस्मथ आयोडोफोम पैराफिन पेस्ट। एब्सेस की ड्रेसिंग करने के लिए BIPP, बिस्मिथ आयोडोफोम पैराफिन पेस्ट का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दिक्कत यहां तक किसी को? चले आगे। एब्सेस देखने में कैसा लगता है उसकी बात करते हैं। एक्यूट एब्सेस की अगर बात करते हैं, एक्यूट एब्सेस यानी कि जो जल्दी बना है,
एक्यूट एब्सेस में आपको सूजन मिलेगी, गर्मी मिलेगी और दर्द मिलेगा। सूजन का मतलब इन्फ्लामेशन, गर्मी का मतलब हॉटनेस और दर्द का मतलब पेन। ये तीनों चीजें मिलेगी आपको, ठीक है। तो जहां पर भी एब्सेस होगा उस केस के अंदर आप देखोगे वहां पर सूजन आया रहेगा टिश्यू के अंदर, है ना, आकार बढ़ जाएगा। दूसरा, आप उसको हाथ लगा के देखोगे तो आपको वो गर्म लगेगा। गर्म इसलिए लगेगा क्योंकि उस एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका होता है और कोशिकाओं के अंदर इन्फ्लामेशन भी हुआ है। साथ ही साथ दर्द, क्योंकि नर्व्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी तो आपको पेन भी फील होगा, ठीक है ना। ट्यूमर के अंदर ये तीनों ही चीजें लिखो। एक्यूट एब्सेस में एक्यूट एब्सेस में एक्यूट एब्सेस में तीनों नाम लिखोगे। रेड कलर का होगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण, लालिमा, रेडनेस। पाई जाती है एक्यूट एब्सेस में सूजन, इन्फ्लामेशन, गर्मी हॉटनेस, पेन दर्द, लालिमा रेडनेस पाई जाती है, ठीक है। इनके लिए कुछ टर्म्स भी काम में लेते हैं। जैसे लालिमा जो होती है ना उसको बोलते हैं रूबर। क्या बोलते हैं? रूबर। हॉटनेस जो होती है उसको बोलते हैं कैलोर। क्या बोलते हैं? कैलोर। और किसी को पता है कि पेन को क्या बोलते हैं भाई? पेन को डॉलर। क्या बोलते हैं? है ना, ये कुछ विशेष टर्म है जो काम में लेते हैं अपन। तो पता नहीं कौन सी बुक में दे रखे थे, ये ऐसे नाम दे रखे थे भाई, एक्यूट एब्सेस के अंदर निम्न में से क्या क्या पाया जाता है, और वो आंसर दे रखा था उपरोक्त सभी। लिखो इसके अंदर थोड़ा सा, जहां जहां पे लिखा है उसी के आगे नाम लिख लेना भाई। कैलोर, गर्मी का मतलब कैलोर। इन्फ्लामेशन को ट्यूमर भी बोल सकते हैं अपन। डॉलर है DOLLAR। इन्फ्लामेशन या सूजन जो होती है उसकी 5 विशेषताएं होती है। 5 में से 4 तो ये लिख दिया अपन ने, है ना। और एक होती है एक और विशेषता, कार्य क्षमता में कमी। यानी कि जिस भी ऑर्गन के अंदर इन्फ्लामेशन होगा वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जितना वो सामान्य रूप से काम करता है। तो ये 5 विशेषताएं होती है किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन की, जिनके अंदर से पांचों की पांचें एप्सेस के अंदर मिलेगी। जिस भी स्थान पर मान लो हाथ के ऊपर एप्सेस बन गया तो हाथ पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्लियर? दिक्कत यहां तक? नोट डाल के लिखो। एक्ने, सिबेसियस ग्रंथि का छोटा एप्सेस क्या कहलाएगा? एक्ने। दिक्कत यहां तक? कर लोगे ट्रीटमेंट एप्सेस का? आएंगे कैसे आपको? याद रखना ये वाले।
ये वाले एब्सेस वाले केस कम मिलते हैं आपको। जो ज्यादा केस मिलते हैं वो मिलते हैं आपको नवजात बच्चों के अंदर। न्यूबॉर्न जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अम्बिलिकस के ऊपर गाय चाट चाट के ना उनके अंदर सूजन आ जाती है, और इन्फेक्शन होने के कारण उनके अंदर मवाद भर के नीचे से वो जो सुंडा जिसको बोलते हो आप, वो मोटा हो जाता है। नेट लगा के देखोगे तो पस, और पस भी बहुत सारी। एक तो ध्यान रखना, सर्जरी करते टाइम पर आपके दिमाग के अंदर, यानी आपकी नाक काम नहीं करनी चाहिए, आपकी जीभ काम नहीं करनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की स्मेल आपको नहीं आनी चाहिए। अगर आपको स्मेल आ गई फिर आप काम नहीं कर पाओगे। सबसे बुरी जो स्मेल होती है वो होती है आरोपी के केस के अंदर, कि जब प्लेसेंटा सड़ गया, आपका पूरा हाथ अंदर है ना, और जस्ट हाथ अंदर है तो हमारी नाक जो होती है वो पशु के वेजाइने के आसपास ही रहती है। वो स्मेल अगर आपने फील कर ली तो फिर आप खाना नहीं खा सकते। ध्यान रखना। आपके दिमाग के अंदर ओनर कई बार क्या करता है, हमारे को नहीं आती क्योंकि अपना तो काम है, हमारे को दिक्कत नहीं होती। ओनर क्या थूकना उकना शुरू कर देता है, उस टाइम भगा दो उसको वहां से। बोला अगर पड़ोस वाले को गंदगी फील हो गई तो फिर वो हमारे को फील होगी। अगर उसको फील नहीं हो रही तो हमारे को तो वैसे भी नहीं हो रही। हमारा काम है ये वाला, ध्यान रखोगे इस चीज का। एब्सेस के अलावा दो टर्म और है जो आपको पता होनी चाहिए। एक टर्म है नेक्रोसिस और दूसरी टर्म है गैंग्रीन। एक टर्म है नेक्रोसिस और दूसरी टर्म है, नाम सुना है पहले? दोनों में क्या फर्क है? डिफरेंस बताओ, डिफरेंस। नमस्कार। चलो, दोनों टर्म आपने पढ़ी हुई है और आपने सुनी हुई भी है। एक नेक्रोसिन होता है, एक गैंग्रीन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है पहले? चलो, दोनों में जो कॉमन चीज है वो मैं बता देता हूँ। कोशिकाओं की मृत्यु होती है यहाँ पर, कोशिकाएं डेड हो जाती है। नेक्रोसिस में भी होगी और गैंग्रीन के अंदर भी होगी। क्यों मरेगी ये बताओ? पूछने का मतलब कोशिकाओं की डेथ असामान्य रूप से, एक तो सामान्य कोशिका है जो सामान्य रूप से अपना जीवन काल पूरा करेगी और उसके बाद में मृत्यु होगी, है ना? नेक्रोसिस नहीं। ये दोनों ही असामान्य कंडीशंस हैं जहां पर कोशिकाएं अपना जीवन काल पूरा करने से पहले ही मर जाएगी। नेक्रोसिस के अंदर भी और गैंग्रीन के ऊपर। ठीक है, नेक्रोसिस की बात करते हैं सबसे पहले। अगर कोशिकाएं किसी बीमारी के कारण मृत हो रही हैं तो उसे क्या बोलेंगे? नेक्रोसिस। कोई संक्रमण हो गया कोशिकाओं के अंदर तो उस संक्रमण के आसपास की कोशिकाएं डेड हो जाएगी, जिसको तो अपन क्या बोलेंगे? नेक्रोसिस। किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन, बीमारी के कारण, संक्रमण कारण, किसी के कारण अगर मर रही है तो उसको क्या अपन क्या बोलेंगे? नेक्रोसिस। लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर रक्त का प्रवाह रुक गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, ब्लड सर्कुलेशन रुकने के कारण उस एरिया के अंदर ना तो पोषक पदार्थ पहुंच पा रहे हैं ना ही ऑक्सीजन पहुंच पा रही है ना, तो भी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? टेल गैंग्रीन। नाम सुना होगा आपने। टेल गैंग्रीन के अंदर देखा होगा कि पूंछ नीचे से सूख जाती है ना? नेक्रोसिस के अंदर कभी भी सूखता नहीं है ऑर्गन। नेक्रोसिस डेड हुई है लेकिन ब्लड सर्कुलेशन है वहां पर, इसलिए सूखेगा नहीं वहां पर। अगर उंगली के ऊपर यहां पर कुछ गाढ़ा रबड़ बांध लो आप या फिर धागे से लपेट लो तो उंगली नीला पड़ना शुरू कर जाती है। उसका कारण ये रहता है क्योंकि यहां पर अगर धागा बांध लोगे तो आगे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, जिससे कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति
नहीं हो पा रही है। अगर आप इस धागे को नहीं खोलोगे तो कोशिकाएं धीरे धीरे डेड होना शुरू होगी और उसके बाद के अंदर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा इसके अंदर। कास्ट्रेशन या बधियाकरण करते हैं, एलपीएम के अंदर बात करेंगे अपन। कास्ट्रेशन या बधियाकरण के अंदर स्पर्मेटिकोड को बांध काट दिया जाता है। स्पर्मेटिकोड को काट दिया आपने, इसका मतलब टेस्टिकुलर आर्टरी को नष्ट कर दिया आपने। टेस्टिकुलर आर्टरी नष्ट हो गई तो टेस्टिस के अंदर रक्त की आपूर्ति बंद हो जाएगी और टेस्टिस के अंदर क्या हो जाएगा, गैंग्रीन। क्या हो जाएगा, गैंग्रीन। धीरे धीरे टेस्टिस सूख जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बीमारी के कारण हो रहा है तो उस केस को अपन क्या बोलेंगे, समझ में आ गया दोनों कारण। रक्त का प्रवाह रुकने के कारण कोशिकाओं का नष्ट होना तो क्या कहलाता है, और किसी बीमारी के कारण कोशिकाओं का नष्ट होना, हेडिंग डालो नेक्रोसिस। किसमें, बेड सोर के अंदर सर गैंग्रीन होता है, लिखो नेक्रोसिस। किसी बीमारी अथवा संक्रमण के कारण किसी बीमारी अथवा संक्रमण के कारण कोशिकाओं की असामान्य रूप से मृत्यु, ये तो क्या कहलाएगी, नेक्रोसिस। रक्त का प्रवाह बंद होने के कारण कोशिकाओं की असामान्य रूप से मृत्यु। मृत्यु ये क्या कहलाती है, गैंग्रीन। ठीक है, ये तो दोनों के दोनों असामान्य कंडीशन है। मान लो सामान्य रूप से कोशिकाएं मृत हो रही है तो एपोप्टोसिस। की सामान्य मृत्यु, जीवन काल पूरा करने के बाद। आरबीसी ने जीवन काल पूरा किया, स्प्लेन के बाद में गई और वहां पर दफन हो गई, ये क्या कहलाएगा, एपोप्टोसिस। किसी संक्रमण के कारण अगर आरबीसी नष्ट हो रही है तो उस केस के अंदर नेक्रोसिस। क्लियर है, फर्क समझ में आ गया। कोशिकाएं मरेगी तीनों के अंदर ही। अगर अपना सामान्य जीवन काल पूरा करने के बाद मर रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एपोप्टोसिस। अगर रक्त का प्रवाह बंद होने के कारण मर रही है तो गैंग्रीन, और अगर किसी बीमारी अथवा संक्रमण के कारण मर रही है तो, है ना। कोई नहीं पूछेगा, शिवालय के पेपर में आएगा इसलिए पहले बता दिया मैंने आपको। यहां पर हमारा एब्सेस वाला पोर्शन होता है, हेडिंग डालोगे सिस्ट। सिस्ट
जवाब दो सर भैया के क्वेश्चन का। भैया ने क्वेश्चन पूछा है कि सर बकरी के बच्चों को पैदा होने के बाद कॉटन के कट्टे या बोरी पर बैठा देने पर उनकी मौत क्यों हो जाती है? हमारे तो आज तक नहीं हुई। बकरी के बच्चों को अगर टाट की बोरी के ऊपर बैठा दोगे तो क्या वो मर जाएगा? हमारे तो आज तक नहीं मरे। तो भैया के क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी नहीं था, इसलिए भैया के क्वेश्चन का जवाब मैंने नहीं दिया। ठीक है ना? लाइव वाले अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ढंग के ही पूछेंगे, तब भी जवाब को। कई बार ये हो सकता है जैसे भैया की बकरी के बच्चे मर गए होंगे, इसलिए भैया ने क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन भैया को मैं बोलना चाहूंगा कि इस बार बकरी के बच्चों को बैठा देना और फिर देखना कि मरते हैं कि नहीं मरते। पहली बात, जो बोरी आपने काम में ली है वो बोरी काफी समय से रखी हुई थी, तो उसके अंदर हो सकता है किसी प्रकार का कोई संक्रमण हुआ हो। और जब अम्लीकस टूटता है, अम्लीकल कोड टूटता है, तो वो सूखने के अंदर टाइम लगता है। और अगर आप उसके ऊपर बैठा रहे हो तो उस केस के अंदर हो सकता है कि संक्रमण अम्लीकस के थ्रू शरीर के अंदर पहुंच गया हो, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो गई हो। ये पॉसिबल है। बाकी सिर्फ बोरी के ऊपर अगर बच्चे के बैठाने से मृत्यु हो जाती तो आप भी तो बच्चे ही थे एक टाइम पे। बेड वेड तो बने, गद्दे वद्दे तो बने, पहले वही बोरियों के ऊपर सोया करते थे, आज तक अपन जिंदा है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन वही पूछेंगे लाइव वालों से, मेरा फिर से निवेदन है ना? इनकी प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी, तो बहुत समझाना पड़ता है, ऐसे बच्चे हैं अभी, इस वजह से कि चीजें वो पूछो जो अपने एग्जाम के अंदर आएगी। है ना? क्यूरियोसिटी अलग चीज है। आप ये भी जानना चाहते हो, वो भी जानना चाहते हो, आप सब कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। हेडिंग डालोगे सिस्ट। सिस्ट सिस्ट असामान्य गुहा में पसे मवाद का भरा होना क्या कहलाता है? एब्सेस कहलाता है। असामान्य बंद गुहा के अंदर तरल या अर्ध तरल पदार्थ का भरा होना क्या कहलाएगा? लिखो डिफाइन पहले। असामान्य बंद गुहा में, आराम से लिखो, आराम से हेडिंग डालो पहले सिस्ट, लिखो सिस्ट। आराम से करेंगे, ऐसा थोड़ी लग रहा है कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं। पे अब क्लास 2 घंटे की हुई तो पे 7 के 10 भी हो सकते हैं। नहीं, बोलने के अंदर मैं तेज बोल रहा हूं तो बताओ, ऐसा नहीं। लिखो सिस्ट, लिखो। किसी असामान्य बंद गुहा में, किसी असामान्य सर पशुपालक ने पूछा था कल, तो ये बोल रहा था कि तुम्हारे मरे हैं। किसी असामान्य बंद गुहा में तरल अथवा अर्ध तरल का पदार्थ का भरा होना। किसी असामान्य बंद गुहा में तरल या अर्ध तरल पदार्थ का भरा होना सिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्ट। लिख लिया? ठीक है। सिस्ट की भी प्रॉब्लम वही एब्सेस जैसी है, इसके अंदर भी आंतरिक परत पाई जाएगी जिसके द्वारा तरल या तरल पदार्थ का सिक्रेशन किया जाएगा। आंतरिक परत को नष्ट करने के लिए वही टिंचर आयोडीन है, वही पीपी है, और उसके बाद में सिस्ट को हमारे को नष्ट कर देना। निकालने के लिए वही है, आपको निडल लगानी है। सेटोन निडल का उपयोग करते हैं सिस्ट के अंदर तरल या अर्ध तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। एब्सेस के अंदर काउंटर ओपनिंग बनाने के लिए सेटोन निडल का उपयोग करते हैं अपन। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से, आपसे जो पूछेगा वो लिखो। सिस्ट के प्रकार, सिस्ट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्ट। टाइप ऑफ सिस्ट, सबसे पहले लिखोगे रिटेंशन सिस्ट, नंबर 1।
रिटेंशन सिस्ट, रिटेंशन सिस्ट, रिटेंशन सिस्ट। देखो इधर, किसी ग्रंथि की नलिका के बंद होने के कारण कारण बनती है। एग्जाम्पल पूछा जाएगा, डॉग में सलाइवरी सिस्ट। इस सलाइवरी सिस्ट को हम विशेष नाम देते हैं रेनुला। क्या नाम देते हैं? रेनुला। पूछा जाएगा डॉग में सलाइवरी सिस्ट या रेनुला कौन से प्रकार की सिस्ट होती है? रिटेंशन सिस्ट। ठीक है, सुनो अब काम की बात। यहां पर लार ग्रंथियां पढ़ी है अपन ने। मान लो कोई एक लार ग्रंथि है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। इससे कौन सी नलिका निकलेगी? कौन सी डक्ट है? आधे स्टेंसन बोल रहे हैं, आधे वार्टन बोल रहे हैं। स्टेंसन डक्ट निकलेगी और ये कहां पर जाकर ओपन होगी? पेपिला सलाइवलिस पे। आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, मेरे को पूर्ण विश्वास है। और इससे क्या जाएगी? लार ही जाएगी भाई। लार ग्रंथि की नलिका से लार ही जाएगी, खून तो जाएगा नहीं। मान लो किसी भी कारण से यहां पर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो लार ग्रंथि ने लार का बनाना बंद कर दिया। लार बना बंद कर देगी क्या? लार तो बनाएगी बनाएगी। जैसे आप खाना खाओगे लार का सिक्रेशन भी करेगी। चूंकि यहां से बंद है, तो यहां पर ये ग्रंथि की जो नलिका है, ये नलिका फूल जाएगी इस प्रकार से। और इस फूली हुई नलिका के अंदर क्या इकट्ठी हो जाएगी? लार इकट्ठा हो जाएगी। इस प्रकार की सिस्ट को हम क्या बोलते हैं? सैलाइवरी सिस्ट या रेनुला। किसके अंदर पाई जाएगी? डॉग में जीभ के नीचे की तरफ बनेगी इस प्रकार की सिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा। निम्न में से रिटेंशन सिस्ट का एग्जांपल कौन सा है, या फिर रेनुला निम्न में से कौन से प्रकार की सिस्ट होती है? क्लियर है? लिखो। ठीक है, याद रखोगे रेनुला को। सैलाइवरी सिस्ट नाम दिया नहीं जाएगा आपको, आप नाम याद रखोगे रेनुला। मेडिसिन के अंदर पशु रोगों के बारे में पढ़ते हैं। एक नाम आता है अट्रेशिया एनाई। एनएस की ओपनिंग का ना होना। कौन से प्रकार की बीमारी होती है? बैक्टीरियल या वायरल? बैक्टीरियल। लठ लेके आना और उसके ऊपर 5 कांटे लगाना, 5। बैक्टीरिया वायरस से होगी क्या पागलो? बहुत ही कंजेनाइटल डिजीज, जन्मजात रोग है ना वो। चल कोई बात नहीं, 5 नहीं 2 ही कांटे लगा लेना। ठीक है, 2 कांटे। लठ लेके आना एक। दूसरे नंबर पे जो सिस्ट होती है उसको बोलते हैं कंजेनाइटल सिस्ट। सुनो रे सुनो, कंजेनाइटल सिस्ट। कंजेनाइटल सिस्ट की अगर बात करते हैं तो भ्रूण विकास के दौरान बनती है तथा जन्म के समय उपस्थित होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, पहला नाम है यूरेकल सिस्ट।
क्या नाम है? यूरेकल सिस्ट। दूसरा नाम है ब्रेकियल सिस्ट। इसको हनी सिस्ट भी बोलते हैं। कुत्ते के अंदर, डॉग के अंदर। नाम क्या दिया है? ब्रेकियल या हनी सिस्ट। किसके अंदर मिलेगी? डॉग के अंदर। तीसरे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है डेंटिगेरस। घोड़े के अंदर, हॉर्स के अंदर डेंटिगेरस सिस्ट। पूछा जाता है इसके अंदर क्या पाया जाता है? डेंट। डेंट का मतलब डेंटिन, यानी क्या मिलेगा? दांत पाया जाएगा। सुनो काम की बात। गर्भावस्था के दौरान जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो सिस्टम तो सारे काम कर रहे होते हैं सिर्फ लंग्स के अलावा। किडनी भी काम करेगी, इंटेस्टाइन भी काम करेगी, स्टोमक भी काम करेंगे, सब काम कर रहे हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वहां पर। लेकिन अगर बात करते हैं इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है ना, ना तो अवशोषण हो रहा है ना ही डाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि खाना जो आ रहा है वो प्लेसेंटा की तरफ प्योर फॉर्म के अंदर आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं जो धीरे धीरे इंटेस्टाइन के अंदर जमा होते रहते हैं। और इंटेस्टाइन हमारी काफी ज्यादा लंबी है, तो अगर थोड़े बहुत पदार्थ जमा हो रहे हैं तो उससे पशु को किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? किडनी भी काम करेगी। जब किडनी काम करेगी तो यूरिन फॉर्मेशन भी होगा, मूत्र का निर्माण भी होगा। और मूत्र इकट्ठा कहां पर होता है? कहां पर? ब्लैडर के अंदर। कहां पर होता है? तुम बोल लो पहले, कहां पर इकट्ठा होता है सर? फर्स्ट वाटर बैग। सही है? अरे सही है ना? सर मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, मेरे को तो सही है कि नहीं है? मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो मां के पेट के अंदर है। ठीक है? होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? बात यह है, यूरिन फॉर्मेशन इतना ज्यादा होगा कि ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो गया ब्लड वो यूरिन, तो उस केस के अंदर ब्लैडर फट जाएगा। और ब्लैडर अगर नहीं फटेगा तो नेचुरल ओपनिंग यानी पेनिस के द्वारा या वेजाइना के द्वारा, जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस है उसके द्वारा यूरिन होगा, वो पूरी की पूरी उस कैविटी के अंदर या प्लेसेंटा के अंदर फैल जाएगा, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। सही है कि नहीं है? आप कह रहे हो कि फर्स्ट वाटर बैग के अंदर यूरिन इकट्ठा होता है। होता है, मैं भी मानता हूं फर्स्ट वाटर बैग के अंदर यूरिन ही आता है। कहां से आता है? कहां से आता है? अरे कहीं से तो आ रहा है ना, बच्चे से आ रहा है। बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि सर वो बच्चा जो गर्भ के अंदर पल रहा है उससे बाहर है। कैसे आ रहा है? बात यह है, नलिकाओं से। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी डायरेक्ट जुड़ी रहती है प्लेसेंटा के द्वारा, जिससे मूत्रवाहिनी से फर्स्ट वाटर बैग के अंदर इकट्ठा होता रहता है। जब जन्म होता है उस टाइम वो मूत्रवाहिनी टूट जाती है और वो ब्लैडर के ऊपर जाकर चिपक जाती है, जिसके कारण फिर बाद के अंदर ब्लैडर के अंदर मूत्र इकट्ठा होने लग जाता है। ऐसा कुछ सुनते जाओ। ये वो बच्चा है जो माँ के पेट के अंदर है। ठीक है? किडनी है, किडनी के बाद में ये ब्लैडर है। इसके अंदर क्या है? ब्लैडर के अंदर पीछे की तरफ ओपनिंग है, मान लो ये मेल है, पीछे की तरफ से ओपनिंग आई और पेनिस के द्वारा ये नेचुरल ओपनिंग होनी चाहिए थी। ठीक है? लेकिन अगर ये पेनिस के द्वारा यूरिनेशन कर लेता अगर माँ के पेट के अंदर रहते हुए, तो पूरा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर यूरिन आ जाता है, जिसके कारण संक्रमण होता है, ये बच्चा मर जाता है। भगवान ने पहले ऐसे ही किया था। बट डाल देते हैं, कोई ना, गलतियों से ही तो सीखते हैं। भगवान ने देखा कि ऐसा सक्सेस नहीं हो रहा, बोले क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं महाराज, चित्रगुप्त को बुलाया गया। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज ब्लेडर से इसको तो करो बंद एक टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। ब्लेडर से एक डायरेक्ट नलिका निकालो इस प्रकार की जो डायरेक्ट कनेक्ट करे अम्बिलिकस को। किसको कनेक्ट करेगी? अम्बिलिकस को। और यहां से ये नलिका यूरिन को लेकर जाएगी फर्स्ट वाटर बैग के अंदर। किसके अंदर लेकर जाएगी? फर्स्ट वाटर बैग के अंदर। ठीक है? बोले क्या फायदा होगा?
फायदा ये होगा कि ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होएगा ही नहीं, इकट्ठा नहीं होगा तो इस नलिका के द्वारा फर्स्ट वाटर बैग के अंदर यूरिन जाता जाएगा, यूरिन फर्स्ट वाटर बैग के अंदर इकट्ठा रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड हमारा सेफ रहेगा और बच्चा जिंदा भी रहेगा हमारा। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो जन्म लेगा तब क्या होगा सर? भाई ठीक है, ये अभी का सोल्यूशन तो कर दिया, लेकिन जन्म लेगा तब क्या करेंगे? वो जैसे ही अम्लिगस टूटेगा, अम्लिगस टूट गया यहाँ से, अम्लिगस टूट गया तो ये नलिका भी यहाँ से बंद हो जाएगी अपने आप ही, और उसके बाद में ये वाला जो डाक्ट अपन ने लगाया था ये ओपन हो जाएगा, और नेचुरल ओरिफिस के द्वारा अगर बात करते हैं तो नेचुरल ओरिफिस के द्वारा इसके अंदर से यूरिनेशन होने लग जाएगा। महाराज ने कहा आइडिया तो बढ़िया है, काम में लेके देखते हैं। महाराज ने काम में लिया, आज तक चल रहा है। जो ये नलिका बनाई गई, इस नलिका को हम कहते हैं यूरेकस। क्या कहते हैं? यूरेकस। क्या बोलेंगे? यूरेकस। फील्ड के अंदर बहुत रेयर केस के अंदर आपको ऐसा केस देखने को मिलेगा जहां पर आप देखोगे कि फीमेल एनिमल, फीमेल काफ जो होगी वो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू यूरिन करने के बजाय अम्लिकस से यूरिन कर रही होती है, अम्लिकल कोड जहां से जुड़ा रहता है ना। बहुत रेयर केस के अंदर देखने को मिलेगा, और आपका दिमाग घूम जाएगा कि यूरिन तो वेजाइना के द्वारा होना चाहिए था, यहां से यूरिन तो मेल के अंदर होता है, इसके अंदर कहां से आया? वो कहां से आएगा? क्योंकि ये यूरेकस की ओपनिंग है, ये बंद हुई नहीं, इसके बजाय प्रायोरिटी किसको है? यूरेकस। जब आसानी से काम हो सकता है तो फिर इधर घूमघाम के क्यों आना? तो यहां से ओपनिंग होगी, आपको कुछ नहीं करना, एक इंसिजन लगाना है, अंदर की तरफ उंगली डाल के जो यूरेकस है इस यूरेकस को पकड़कर बाहर खींचना है, और इसको सिल्क से बांध दो, कैटगट से बांध दो, किसी को बांध दो। ये बंद हो गई, यहां से बंद होने के बाद में ब्लैडर में इकट्ठा होने लग जाएगा और नेचुरल ओपनिंग से यूरिन आने लग जाएगा। ऑपरेट करना पड़ेगा। मान लो यहां से ये यूरेकस भी बंद हो गया, इधर से ये ओपनिंग में नहीं हुई, तो ये यूरेकस के फूल जाएगी और इसके अंदर क्या इकट्ठा हो जाएगा? यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे सिस्ट को हम क्या बोलेंगे? कौन सी सिस्ट? यूरेकल सिस्ट। आपके कोर्स के अंदर यही दे रखी है और आपको यही याद रखना है। यूरेकल सिस्ट कौन से प्रकार की होती है? कंजेनाइटल सिस्ट के अंदर। डेंटिगेरस सिस्ट की अगर बात करते हैं तो दांत पड़ा था, उस टाइम पे अपन ने लिखा था कि दांत का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, भ्रूणावस्था के दौरान ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं मैंडिबल के ऊपर और मैक्सिला प्रीमैक्सिला के ऊपर आ जाती है। घोड़े के अंदर कई बार वो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं टेम्पोरल अस्थि के ऊपर आकर अटक जाती है, जिसकी वजह से टेम्पोरल अस्थि के ऊपर दांत का निर्माण हो जाता है। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं तो दांतों का निर्माण करना है, जहां पर अटक गई वहीं पर दांत बन जाएगा। घोड़े के अंदर ये नॉर्मल है, जिसको क्या बोलते हैं? डेंटिगेरस सिस्ट। क्या बनेगा? दांत। किस वजह से बना? भ्रूणावस्था के दौरान गड़बड़ हुई उसकी वजह से, इसीलिए इसको कौन सी सिस्ट बोलेंगे? कंजेनाइटल सिस्ट। ऐसी ही एक सिस्ट ब्रेकिली या हनी सिस्ट होती है, किसके अंदर? डॉग के अंदर। तीनों कौन से प्रकार की होती है? कंजेनाइटल सिस्ट। क्लियर है?